ये सब क्या है, वो प्रेरणादायक काम हम ही लोगों के माध्यम से कितना विराट यानी जुलूस निकलता था। क्यों? उस समय जो माहौल बना, उस माहौल की याद आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले मैं भिलाई गया ना एक कार्यक्रम में, वहां सारे लोग भी बोलो पर दिल में सुनना नहीं रखना है ताकि वातावरण खराब हो, मारपीट हो जाए, ये नहीं करना है। उसी ने तो महाबोधि बिहार में जाने के बाद सारा भंडा फोड़ दिया वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके हैं। दक्षिण कौशल ने एक नया परिचर्चा शुरू की है और हमने इस परिचर्चा को बेलाग लपेट रखा है। और जो दक्षिण कौशल की एक परंपरा रही है पत्रिका की, उसमें भी ये कॉलम के रूप में आता था। तो हम इस माध्यम से जो छत्तीसगढ़ हो चाहे देश के जो शख्सियत है उनसे मुलाकात करेंगे और किसी भी माध्यम से मिलके उनसे तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे बीच जो शख्सियत है बीपी मेश्राम जी और कन्हैयालाल खोबरागड़े किसी परिचय के मोहताज नहीं है और हम बातचीत करेंगे। बातचीत की शुरुआत ये होगी कि जो राजनांदगांव जिसको हम संस्कार धारनी कहते हैं, कहा जाता है कि बौद्धों ने सबसे पहले यहाँ पर जुलूस निकालना शुरू किया है और उस परंपरा को देख के यहाँ पर गणेश की जो बड़ी झांकी निकलती है। तो जो बौद्धों की जो जुलूस की परंपरा है उसको देख के किस प्रकार ये झांकी की शुरुआत हुई है। जैनियों ने शुरू किया, ईसाइयों ने शुरू किया, मुसलमानों ने शुरू किया, अब तो सारे लोग ये नए प्रदर्शन करने लग गए ना। जी जी, वरना पहले कहाँ निकलते थे कोई जुलूस। सही। क्यों? जितने भी मुसलमानों का जुलूस अपन सुनते थे कभी नहीं, पर निकालते हैं अब। ईसाइयों का निकलने लग गया। ये सब क्या है, वो प्रेरणादायक काम हम ही लोगों के माध्यम से कितना विराट यानी जुलूस निकलता था। कितनी होगी? बोलते कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बौद्धों की आबादी राजनांदगांव में निवास करती है और वो उसका वो जुलूस उसका प्रमाण था। माने हम लोग जब यानी वो महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठे होते थे ना, तो वहां से जब निकलते थे तो पहला झुंड जो है वो पोस्ट ऑफिस को पार कर जाता था और लोग यहाँ पर आधे भरे रहते थे। उस समय कहाँ मतलब जलसा का मतलब वो शुरुआत वहीं से महारानी स्कूल के पास में हम लोग इकट्ठे होते थे सब। और सभा कहाँ होती थी उस समय? और सभा ये म्युनिसिपल स्कूल में करते थे। मैक्सिमम टाइम म्युनिसिपल स्कूल में हमारे कार्यक्रम हुए हैं। बाबा साहब बोलते हैं कि 1945 में रायपुर आए थे तब और उस स्टेशन में उन्होंने उनका जो वेलकम हुआ था, स्वागत हुआ था। क्या कुछ मतलब आप मतलब आपके अनुभव में, आपके स्मृति में कुछ ऐसा जो बता सके आप? वो तो ये ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि मैं तो बाहर रहा हूं ना जी। बड़े समय तक तो मैं खरसिया रायगढ़ साइड में रहा और उसके बाद जब आया हूं तो डोंगरगढ़ से अप एंड डाउन करता रहा हूं नांदगांव। तो ये जो जितनी चीजें, सारे पॉलिटिक्स की सारी चीजें इनके पास पूरा खजाना है। 2003 में आप चुनाव लड़ते हैं जहां तक है ना, विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी, कैसा अनुभव रहा? और आज जो हम एक राजनीतिक चाबी को अपने हाथ में लेने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं, तो आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा कि हम कैसे एक राजनीतिक पार्टी को मजबूत करें और कैसे हम चुनाव को लड़ें और कैसे बेदाग हम लोकसभा विधानसभा की तरफ आगे बढ़े? एक बड़ी समस्या है हमारे समाज के लिए। तो बहुत बड़ा अनुभव था यार। माने लोगों ने हमारी महिलाओं की जो जुलूस और टोली निकली है और जब हम लोग गुरुद्वारा के पास से गुजरे हैं ना,
बोलते हैं रैली इसको कहते हैं बोले। जी। बाकी तो सब खरीद खरीद के लाते हैं परे, लेकिन ऐसा या नहीं, ये नहीं है। सारी महिलाएं, उस समय का संगठन इतना अच्छा था, लोग एक दूसरे को इतना अच्छा मान और सम्मान देते थे। आज तो तुम मेरे को नहीं पूछ रहा हो, मैं उसको नहीं पूछ रहा हूं। तो ये जो अव्यवस्था है उन दिनों में नहीं थी। एक बैठते थे हम लोग इनके घर के सामने बैठ के, यानी कई कई मीटिंगें करते थे, और वो मीटिंग में कितने बार उनको ये किए थे बंगलू जी लोनारे को जी। वो कुछ थोड़ी सी ये क्या गड़बड़ी की है कि उनके लोग पीछे पड़ गए, आखिर उनको माफी मांगना पड़ा। तो भीड़ में जब नीचे बैठे हुए जमीन में, फिर मौसम को नहीं देखना है ठंडा है कि गर्म है, तो लोग वैसे थे। आज वो माहौल हमको देखने को मिलता नहीं। आज तुम जितनी सुविधा दे रहे हो ना, लोग उतने आ नहीं रहे हैं। तब तो हम एक कप चाय पिलाने की स्थिति में नहीं हुआ करते थे कि हम बुलाएं तो सबको चाय वाय पिलाएं भाई, है? आज तो लोग खाना खिलाते हैं, है? तो उस समय जो माहौल बना, उस माहौल की याद आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले मैं भिलाई गया ना एक कार्यक्रम में, वहां सारे लोग बोले आपके चुनाव के समय हम लोग कितना एक फ्रंट में थे सर। मैं बोला बात तो सही है यार, तुम लोग अच्छा नई नई चीजें याद दिला देते हो, ये तो सब दिमाग से निकल गया। तो वो वहां का मैक्सिमम वर्क इतने अच्छे ढंग से भिड़ा हुआ था, जिनको खाली प्रचार करना है, अपेक्षाएं कुछ नहीं, और प्रचार उन्होंने किया भी। मैं तो एक ही बात बोला था, हमारे तब मन्नूलाल जी मेश्राम थे, एक बार वही जहाँ फौरा चौक नहीं है वहां पर, वहां वो बाजार करके आ रहे थे, हमारी मुलाकात हो गई। मेरे को क्या बोलते हैं वो, ये क्या कर रहे हो सर, ये सब काय के लिए नाटक कर रहे हो? वो चुनाव को लेकर, वो चुनाव को लेके बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हो ऐसा? तो मैं बोला आप वैसा मत बोलिए, मैं तो केवल एक चीज जानता हूं, मेरे को 10-12 हजार वोट तो मिल जाए, फिर इन नेताओं को मैं बताऊंगा, मैं उसके लिए कर रहा हूँ ये सब। हमारे लोगों में और ज्यादा अच्छा मजबूत संगठन बने, ये प्रयास उसके लिए है, ना कि मतलब चुनाव जीतना या जीतना वो मकसद नहीं। लोगों को एकजुट हम करेंगे, ये मकसद लेके अपन उतरे हुए हैं, और उसमें हम लोग कामयाब भी रहे हैं। सचमुच में आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ हमारा एक सबसे बड़ा मकसद था कि राजनांदगांव में धार्मिकता बड़े पैमाने पर आए। तो उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, तो मैं एक योजना बनाया, सारे मोहल्ले में एक एक मीटिंग लो ना, और सब मीटिंग लेके। धार्मिकता की बात आई तो मैं तो जरा से वहां भी जोड़ देता हूँ आपको, आपका प्रज्ञागिरी के निर्माण में भी बड़ा बहुत बड़ा योगदान है, तो बहुत बड़ा योगदान। उसको भी जरा सा आप बताएंगे, जो जहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, और आज मतलब वहां पर 2 भागों में मतलब कार्यक्रम होते हैं, और क्या कुछ परिस्थिति कैसे आपको। तो पहले इसको कर लूं मैं। स्टेशन पारा में हम पहले बैठे, बाजीराव शेंडे के यहाँ मोहल्ले में, वहां अपना सुभाष के घर के बाजू में खुली जगह, मजदूर नेता नहीं, वो सुभाष गढ़पाले अलग हैं। तो वो मजदूर नेता तो बाजीराव शेंडे थे, बहुत बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के व्यक्ति हैं भैया, वो उस पार्टी के कारण रशिया तक घूम के आ गए हैं, प्रकाश राय के साथ। तो वहां हम लोग जब भिड़े तो लोग बोलते हैं शेंडे जी के यहाँ तो मजार है जी, उसके यहाँ ये है, उसके यहाँ। मैंने कहा ये सब आलोचना करना, पर दिल और दिमाग में मत रखना, कोई दुश्मनी हमको नहीं बनाना है। तो वहां मीटिंग हुई 4 घंटे 5 घंटे, फिर उसके बाद दूसरे मोहल्ले में आए, दूसरा स्टेशन पारा में, वहां लालजी मां साहब के घर के इसमें बैठे, वहां भी एक मजार।
तो लोग इसकी पहले चर्चा करते, उसके यहाँ मजा रहे, ये करता है, वो करता है, तो कैसे आप सुधार कर लोगे? हमारा मकसद था 22 प्रतिज्ञाओं का पालन हर किसी ने करना चाहिए, ये मकसद था। और मीटिंग उसी के लिए ले रहे थे हम। अब वहां भी जब ये सब वातावरण हुआ, 5 घंटे बीत गए, सारी तुमने हमारी, हमने उसकी, उसने उसकी उखाड़ पछाड़ किए, पर शर्त एक ही थी, कुछ भी बोलो पर दिल में खुन्नस नहीं रखना, बिल्कुल, ताकि वातावरण खराब हो, मारपीट हो जाए, ये नहीं करना है हमको। वहां के बाद शांति नगर में बैठे, सदाराम बोरकर जो है उसके घर के सामने, वहां भी ऐसी मीटिंग हुई। फिर शंकरपुर में बैठे, शंकरपुर से हर हफ्ते बैठते थे बिल्कुल, छुट्टी के दिन। तो दूसरा जब दिसंबर का महीना और मोतीपुर का नंबर, तो मोतीपुर में जब हम बैठे, जहाँ जो बाबा साहब की मूर्ति है, वहीं एक छोटी सी नाली के इस पर घरों का आंगन, नीम का पेड़, वहां हम लोग बैठते थे और इधर लोग बैठते थे, भीड़ पूरी। क्या माइपिला बैठे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तब क्या बोलते हैं अपने लोग, तब तो सब ऋषि साहब, यूं तो सारे बुजुर्ग थे। मेरे को बोलते हैं, सर हम लोग चाहते हैं यहाँ एक मूर्ति लगाना, कुछ चर्चा उसकी करिए ना। मैं बोला, यार काम तो ये भी अपना ही है, ठीक है मूर्ति लगाना है तो बोलो भाई, कौन क्या ये करेगा सहयोग। दादा आधे घंटे में 26,000 रुपए डिक्लेयर हो गए, इकट्ठे हो गए। मैंने कहा हाँ लिखो तुम नाम और पैसा क्या बोल रहे हो, वो कोई मांगने नहीं जाएगा भैया, ला के तुम देना है। और वो 26,000 से वो मूर्ति लगी। उसका अनावरण हमारे आगरा के बनते थे, अच्छा आनंद, उनको अभी जब वो आए थे 2 साल पहले यहाँ ऑक्सीजन में, तो उनने याद करते हुए कहा कि मैं नांदगांव में पहले आ चुका हूँ। उनको याद आया बसंतपुर में आया था। तब मैंने उनको बताया, बोला सर आप बसंतपुर में नहीं, आप हमारे मोतीपुर में आए थे। ये बात मैं खड़े होकर वहां बोला था उनको। तो वो भंते आनंद इतने शानदार ओरेटर, नंबर 1, उसी ने तो महाबोधि बिहार में जाने के बाद सारा भंडा फोड़ किया है वहां का, वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वहीं पर वो जब भाषण दे रहे थे तो हमारे नियोगी साहब आ गए। अच्छा, संकल्प नियोगी जो मजदूर नेता मेरे को बोलते हैं, मेरे को भी मौका दो भाई। मैं बोला, यार ये धार्मिक कार्यक्रम है भैया, तुम नेता आदमी कुछ भी बोल डालोगे, यहाँ प्रेम से बैठो, पर ये माइक की बात मत करो। उनको मनाया, वो मान गए और बहुत शानदार वो कार्यक्रम अनावरण का हुआ था। कब का है वो, क्या समय रहा होगा, कब का वो कार्यक्रम था वो? रात के समय नहीं, मतलब वो नहीं सन वगैरह कुछ, मेरे को ये जो बोल रहा हूँ, साल की बात है, मेरे को ABCD कुछ याद नहीं रहता। बहुत अच्छा, पर वो कार्यक्रम इतना बेस्ट हुआ। आप थोड़ा उधर चलते कर सकते, प्रज्ञागिरी की तरफ जरा से चले। तो एक्चुअल में डोंगरगढ़ में जी, जिन दिनों में मानके साहब से हम लोगों का कांटेक्ट हुआ जी, नागपुर वाले, तो मानके साहब और हमारे एक विशेष साथी थे, उनका नाम क्या बागड़े, क्या दलित बागड़े थे वो, उसका साला सुभाष का, दलित बंसु, दलित नहीं, अरे बड़ा सुंदर नाम है यार। जी जी, उसका अभी याद नहीं आ रहा। वो नाम याद नहीं आ रहा है जी। वो व्यक्ति विशेष रूप से जी। हम लोगों को बोलते हैं, यार ये प्रज्ञागिरी तो बहुत अच्छी जगह है जी। तो सबका ध्यान आ गया एकदम। तो मानके साहब को ले जाके हम लोग 12-15 लोग ना, माने दुर्ग के कुछ और बाकी सब नांदगांव के, मतलब 30-32 साल पहले ये हो।
और वहां जाके घूमे घामे पहाड़ियों में, 91-92 में। और पहाड़ियों में घूमे और सेट कर लिए कि यहीं पर ये करना है। तब डोंगरगढ़ का एक व्यक्ति वहां पर झांकने तक नहीं आता था, अच्छा। एक भी व्यक्ति। और कई बार ये करने के बाद एक बार जब उसकी साफ सफाई कर रहे थे हम लोग, तो किसी ने उस कचरे में आग लगा दिया। जी। अब वहां हम चिल्ला रहे हैं, अरे सब दुबक जाओ, चट्टानों से चिपक जाओ, कोई मूवमेंट मत करो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ। चिल्लाते जा रहे हैं और ये करते जा रहे हैं, और झुंड थोड़े समय तक भाई भाई किया हाँ। और गायब हो गया। हम्म। गायब हो गया तो वो कार्यक्रम फिर हमारा बड़े अच्छे ढंग से निपटा भी, जी। सब वहीं सेट किए। जी। और फाइनली हम लोग बड़े पैमाने पर जब वहां ये किए, तब ऋषि साहब को हम लोग ले गए, वकील ऋषि साहब, हरिश्चंद्र ऋषि साहब को। और हम लोग कहाँ, वो जहाँ पहली सीढ़ी है ना, वो चर्चित वकील रहे हैं वो। अरे ऑल ओवर इंडिया के जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता थे वो, हरिश्चंद्र ऋषि जी। वहां हम लोग नीचे बैठे जहाँ सीढ़ियां है। उन्होंने कुछ पुस्तक भी लिखा है, 2 पुस्तकें। हाँ, ये मैं नहीं जानता कुछ। तो वो तो सामाजिक का ये थे, राष्ट्रीय स्तर के बाबा साहब तक थे उन लोगों का कांटेक्ट रहा है। वो छोटे मोटे आदमी नहीं थे ऋषि साहब, बहुत बड़े आदमी और बहुत अच्छे लॉयर, और एक ऐसे लॉयर जो गरीब गुरबा लोगों के केस वैसे ही लड़ते थे, जीतते थे। यानी बीएनसी मिल के सारे केसेस उनके इसमें, तो ये राजनांदगांव न्यायालय में ही लड़ते थे वो। और तो वो भी उस मीटिंग में, और उस मीटिंग में हम लोगों ने फाइनल किया कि अब यहाँ जो भी होगा कार्यक्रम, वो कार्यक्रम 6 फरवरी को ही होगा। तो मैंने कहा यार 6 फरवरी तो उचित नहीं है, संडे होना चाहिए, पहला संडे करो फरवरी का। तब लोग बोले नहीं सर, उससे गलत फहमियां हो सकती हैं, ये तिथि ज्यादा, उस दिन 6 फरवरी संडे था। तो मैं बोला हर बार थोड़ी ऐसा होगा भाई। तो वहां जब ये सब बातें हुई, तो उन बातों में हमारे मानके साहब क्या बोलते हैं, बोले अब यहाँ तो हम लोगों ने सब तय कर लिया कि यहाँ मूर्ति लगेगी, ये लगेगी, अब आप लोग बोले भिड़ जाओ, चंदा वंदा इकट्ठा करो। ये बोलते हैं मानके साहब। तो वहां मैंने उन रोका थोड़ा। अच्छा। मैंने कहा सर, हम आपके साथ घूम सकते हैं, आपको टाइम दे सकते हैं, अपना परिश्रम दे सकते हैं, पैसा हमारे पास कहाँ है जो हम आपको दें, वो तो व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। तो इस बात को सुन के हमारे ऋषि साहब बोलते हैं, बोले मेशान जी मान गए, आपको लोग क्यों मानते हैं, इन्हीं अच्छाइयों के कारण मानते हैं। आपने जो स्पष्ट था, जो सही है, आपने वो बात कह दिया। और वास्तव में वो तो हमको मानके साहब तो केवल आजमाना चाह रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। वहां 5-7 महिलाएं बाद में जुड़ी डोंगरगढ़ की, जो हर कार्यक्रम के लिए पूरे डोंगरगढ़ से लेके बिलासपुर तक जाती थी इकट्ठा करने के लिए पैसा, लोकल कार्यक्रम के लिए। और लोग देते भी थे। नांदगांव आए, दुर्ग जाना, भिलाई जाना, रायपुर जाना, ये उनका वही काम। उसमें ये मुखी थी वो पंचशीला सहारे, मुखिया थी डोंगरगढ़ की। और उसी ने इनकी खटिया भी खड़ी किया मानके साहब की। अच्छा। बड़ा अपमानित भी किया उसी ने। और उसकी माँ ने बल्कि मानके जी को। आज क्या स्थिति है डोंगरगढ़? आज डोंगरगढ़ की स्थिति क्या है, वही ढाक के 3 पात अलग कार्यक्रम होता है प्रज्ञागिरी में। और इधर खांडेकर का कार्यक्रम नीचे अलग होता है। समाज ऐसे ही बटा हुआ है, और समाज के बटने का किसी को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है। आने वाले को कोई लेना देना नहीं, आए गए, खाए पिए, पिकनिक बनाए और चले गए। आज का वो माहौल है, मेला बन गया। समाज की बात किए तो बात याद आ गई। राजनांदगांव में
बौद्ध कल्याण समिति भी है, और उसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्या कुछ आप जानते हैं उसके बारे, उसके जो घोषणा पत्र को भी कैसा लिखा गया, क्या लिखा है, आप कितना कुछ जानते हैं उसके बारे में, और आज की क्या यहाँ स्थिति है बौद्ध कल्याण समिति? बौद्ध कल्याण समिति बनाने का श्रेय भी कुछ ही लोगों को जाता है। एक तो ये प्रशांत के पिताजी थे ना, जी, मनीराम जी में अपना सुखदेवे और मैं, यही हम लोग बैठते थे और चर्चाएं करते थे जी, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब वो उधर बीएनसी अपना भिलाई में वर्कर थे, हम इधर थे, तो मिलना जुलना, तो ये जितना बाइला जो बना है उन दिनों में तो साला यहाँ टाइपिंग की व्यवस्था नहीं थी। नहीं थी। उसको कैसे एकमात्र करके? वो एकमात्र वो जो मैंने बड़ा मस्जिद का रोड है ना, अच्छा, बड़ा मस्जिद के रोड में एक गुप्ता की टाइपिंग सेंटर थी। अच्छा, बस उस टाइपिंग सेंटर में हम लोग जो भी अपना ये करने हैं उसको टाइप कराते थे। जी, बाइलास जब हमने लिखा तो उसकी 8-10 प्रतियां जी, प्रिंट करा के, जी, मैंने टाइप करा के, जी, ये जो अपने सुखदेवे जी हैं, सुखदेवे जी को मैंने कहा यार आप भोपाल अब जाओ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वही होना है। वही होना है। तो उनके पास क्या है, एक कोई पत्रकार का नंबर था मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के, तो वो बड़े खुश कि मैं उससे मिलूंगा, मेरा काम बड़े आराम से हो जाएगा। मैंने कहा भैया ये सब एक से ये भरोसे मत जाओ, हमारे बहनों ही हैं, उनका भी पता ले लो। अच्छा, वो भी वहीं रहते हैं? हाँ, साकेत नगर में वो रहते हैं, तुम उनका नंबर और एड्रेस ले लो। हाँ, नहीं मिले तो चल देना, टाइम मिले तो, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है, पर जाओगे तो फायदे में ही रहोगे। अब आने के बाद वो क्या बताते हैं, बोले सर अच्छा हुआ आप दे दिया, मैं पैसा भी दिया उनको। अच्छा, तब तो सस्ते का जमाना था, है 600-700 रुपये मैं दिया, नहीं बोल रहे थे। मैंने कहा रखो भाई, बाहर जा रहे हो, जरूरत पड़ सकती काफी है, पैसा होता उस समय, पैसे की जरूरत सबको रहती है। अब ये जब गए, जिसके भरोसे गए उसको खोज रहे थे, उसका आता पता नहीं। तो ये जाते हैं साकेत नगर और उस एड्रेस पे जाते हैं, तो वहां 3-4 लोग ऐसे पहले से बैठे हुए हैं भोपाल में। हमारे जो बहनोई थे वो तो बीएसएनएल में थे, जॉब करते थे वो। तो वहां जब बैठे तब ये नए व्यक्ति, इनने अपना बताया कि मैं कौन हूँ, नांदगांव से आया हूँ, ऐसा है वैसा है। तो रामटेके जी को उन्होंने जब बताया कि मैं स्टेशन पारा में रहता हूँ और इस काम से आया, रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूँ, समिति का रजिस्ट्रेशन कराना है, नाम भी हम लोगों ने वही रखा, बौद्ध कल्याण समिति, और मैटर पूरा। तो वहां खास बात क्या थी, वहां एक सज्जन ऐसे बैठे हुए थे, बोले तुम रजिस्ट्रेशन कराने आए हो? बोले दिखाओ तो काय का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो इनने एक तो दे दिया प्रति, बोले इस संस्था का रजिस्ट्रेशन हमको कराना है। अरे बोले आप काय के लिए चिंता करते हो, कल आना, बोले तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, मैं तो वही हूँ, बोले रजिस्ट्रार ऑफिस में। एक ही दिन में, मतलब कुछ घंटों में हो। बोले मैं वहां हूँ, आप खाली आना सवेरे और जो भी कागजात है उस पर दस्तखत करना। और बोले मैं वहां गया, उनने वो अपना कागज में दस्तखत दिए और मेरे को तो फ्री कर दिए। बोले अब तुम गाड़ी पकड़ो और जाओ, चिंता मत करो। आप ही गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए? वो वही गए, उन्हीं को भेजे। तो वो 4-5 दिन में आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, बोले निश्चिंत रहना। और वैसी 4-5 दिनों में वो रजिस्ट्रेशन आ भी गया था। तो ये इस प्रकार का ये है। आने के बाद वो बताया, बोले बहुत अच्छा कि आप मेरे को वो एड्रेस दे दिए, नहीं तो मैं कहाँ भटक जाते और मेरा काम कैसे होता, मैं तो परेशान हो जाता। बोले
मेरा काम तो बिना मेहनत के हो गया मुझसे। आज क्या स्थिति है पूरा बौद्ध कल्याण समिति कैसे आज देखें? तो बौद्ध कल्याण समिति के 12 बज गए हैं। जी कहीं कोई संस्था का न वो रहना चोर है, सब अव्यवस्थित अभी कारोबार हो फूले गया जी है। को जीवन दीप समिति का अध्यक्ष सदस्य भी बनाया गया है। सरकार का जो जीवन दीप समिति है उसमें उनको शामिल किया गया। अभी तो ये संस्था के कारण बना है ना। हाँ बौद्ध कल्याण समिति इतनी बड़ी हमारी संस्था है, उसका अध्यक्ष का मान तो है अपने आप बढ़ता है। बढ़ता है। हर कार्यक्रम में तुमको मंच देते हैं लोग, क्यों देते हैं? दूसरी बौद्ध केवल कल्याण इसी समिति का कारण, इसी के कारण तुम उसके अध्यक्ष हो। हम लोगों को तो कोई नहीं पूछता, पर उस पद को पूछ रहे हैं, पद को पूछते हैं। वो पद को पूछते हैं। यहाँ पर बाबा साहब की मूर्तियां लगी है, अंबेडकर द्वार भी बना है। इसके पीछे का क्या संघर्ष है पूरा? बहुत सारी जगहों पे मूर्तियां हैं। एक तो आप मोतीपुर की मूर्ति के बारे में बताए ही हैं, जो कलेक्ट्रेट के मूर्ति है, और जो कलेक्ट्रेट के सामने जो अंबेडकर द्वार है, इन सारे के पीछे के संघर्ष को कैसे बताते हैं? उसके बाद के संघर्ष को अपन और ट्रेन तक इनने रुकवा दिया छुट्टी के नाम से। जी 14 अप्रैल के जेल भी गया। जेल भी जला गया भाई। क्या क्या नहीं किया इसने, जबकि कुछ भी नहीं है। सारे अभाव में मैं जीवन जी रहा हूँ, कोई चीज का ठिकाना नहीं है, पर मैंने कभी गलत नहीं किया समाज के साथ। ये जो खासियत थी, आज लोग कुछ भी बोलने के लिए कोई किसी को रोकता नहीं है। ये जैसे एक शख्सियत है राजनांदगांव में, और भी लोगों के बारे में आप किसको किसको जानते हैं? और कोई विशेष शख्सियत नहीं है। हाँ। समझे ना, कहने के लिए तो बहुत बड़े जैसे बड़े लोग रवि हैं। बौद्ध के पिताजी भी रहे नांदगांव में। अब वो अपने जो ये हैं, वो सब बहुत एक्टिव है यार। ये व्यक्ति लोग समाज में जो दादागिरी इनकी थी, यानी हमारे बाबू बंसीलाल जी, हमारे बाजीराव शेंडे जी, हरिराम पगारे जी, स्टेशन पारा के अपने नेता लोग हैं। ये हमारे जो मेश्राम जी थे, क्या नाम है, दुष्यंत मेश्राम। ये लोग जब थे, एक आवाज में नांदगांव एक होता था। ये विशेष गुण था, और इसकी अगुवाई हमारे बंसीलाल जी ही करते थे। माने वो दबंगता उस समय थी। आज तो आदमी चिल्ला चिल्ला के पुकार से भोजन कराते हैं तो भीड़ नहीं होती है। तो ये उन दिनों में जो अच्छाइयां थी ना, आज हम बोलते हैं हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। किस मामले में आगे बढ़े हो? धर्म कर्म तो तुम्हारा गया बीता है। अब जो लगातार यहाँ हो रहा है कि 7 नवंबर का कार्यक्रम होता है, एक मुहर्रा जो ऑक्सीजन में, और अभी आप देख रहे हैं माओवादी महाविहार का आंदोलन। तो कैसा है पूरा आंदोलन में? आप भी गए हैं, आप भी वहां पर अपना वक्तव्य रखे थे। क्या लगता है माओवादी महाविहार का आंदोलन, मतलब जो बिहार का आंदोलन है उसको छत्तीसगढ़ में भी लोग लड़ रहे हैं? वो आंदोलन आपका तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आपकी एकजुटता मजबूत नहीं होती। हम आज भी बहुत ज्यादा विखंडित हैं। हम आपस में ही इतने बढ़ गए हैं, और वर्चस्व की लड़ाई ये स्वार्थ की लड़ाई है। वहां स्वार्थ की लड़ाई के कारण तुम मुझको नहीं पूछ रहे हो, वो उसको नहीं पूछ रहा है, वो उसको नहीं पूछ रहा है, और ये तमाशा जो है देखने वाला देख रहा है। तुमको लड़ते हुए देख के तुम्हारे महत्व को क्यों ध्यान देगा? काहे के लिए तुम्हारी यानी इतनी बड़ी मांग को वैसे पूरा कर देगा, जबकि होना ये चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो कोई भी कोर्ट में रहे, आज कोर्ट में भी उस पर 2 बार तो चेंज हो गया है। अभी बीच में अभी 2-3 बार का ये नहीं चेंज हो गया। अभी जब गवाही साहब है, तब तो स्थिति बनना चाहिए थी, फिर भी नहीं बन रहा है। अरे अभी चाहते तो गवाही साहब पूरे देश के हीरो बन सकते थे, उसका फैसला करा के। आप कुछ सवाल जो छूटे हैं, मैंने वैसी ये जो तुम्हारे अपने किरण रिजिजू जी हैं, आठवले जी हैं, ये 2 सांसद हमारे बौद्ध हैं, इनका कोई योगदान है क्या वहां?
क्यों नहीं है? लेकिन सबका कनेक्शन जुड़ता है, बताते कि आकाश लामा जी का भी उनके साथ कोई संबंध है, रिजिजू के साथ। और अरे वो हाँ, कुछ तो भी रहेगा, तुम एकजुट तो वहाँ हो, एकजुटता है, हाँ। बताने के लिए तो एकजुट हो। एकजुट होगे तो तुम्हारी ताकत अभी बनेगी। तो भारतीय बौद्ध महासभा भी उनके साथ जुड़ी हुई है, वो भी मतलब एक्चुअल में वो हमारे लोगों को पटाने के ये सब हथकंडे फिर लोग एक अपना बंदे रहे हैं। की गिरफ्तारी भी होती है। वो वो सारी चीजें वो सब राजनीति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसा मौका बीजेपी के पास आने वाला नहीं है। हम गरीब गुरबा बेवकूफ लोगों को बेवकूफ बनाने में कोई पीछे नहीं रहता। ये पार्टियां चाहती हैं कि ये हमारे कंट्रोल में रहें, तो हम उनके। आपसे एक प्रश्न ये करना चाहूंगा कि बोलो ना। समाज को आपने तो एक लंबे समय, कई दशकों से देख रहे हैं इस समाज को, आपको क्या ऐसा लगता है कि ये कंक्रीट वर्क मतलब समाज में होना चाहिए जो बिल्कुल हम नहीं छू रहे? समाज में सबसे बड़ा काम अगर कुछ हो सकता है, होना चाहिए, तो समाज में धार्मिक एकजुटता आनी ही चाहिए। हम कम से कम एक अच्छे, सच्चे और पक्के बौद्ध तो बने। आपको क्या लगता है कि इनके नेतृत्व में हो सकता है ये धार्मिक एकजुटता? ऐसा कोई शख्सियत है यहाँ जो कोई ऐसी शख्सियत को महत्व नहीं देगा। मिलजुल के ही ये काम एक बहुत संयुक्त अच्छे रूप से ढंग ही से हम- संपन्न हो सकता है, और ये काम कठिन भी नहीं है। मिलजुल के जब हम लोग प्रयास करेंगे तो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि समाज में बदलाव हम जैसे गरीब लोग करने की हिम्मत नहीं करते। हम समाज में बदलाव की हिम्मत नहीं कर सकते, एक। और जो मध्यम वर्ग है उसके पास खाने कमाने से फुर्सत नहीं है, दो। और तीसरा, अमीरों को इसकी जरूरत ही नहीं है कि समाज में बदलाव आए। वो क्यों चाहेगा बदलाव? उसको तो खीर खाना है। खीर कैसे भी मिले, मेरा वोट पक्का है, और तब तक पक्का है जब तक तुम बेवकूफ रहोगे। तो ये तो गलत बोला क्या? सही। लगभग 15-16 वार्ड में क्या बोलते हैं कि विहार हैं, और हम कहते हैं कि सारे जो विहार है ज्ञान के केंद्र है। कहीं भी मतलब शिक्षा नहीं दी जाती है। एक ही विहार है जो भरकापारा का, जहाँ पर शशि गणवीर कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं, और कुछ बच्चे अभी मतलब हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाए। आपको क्या लगता है कि बिहारों को कैसा होना चाहिए? बिहारों को वैसा होना चाहिए जैसे हमारे बसंतपुर का बिहार है, समझ गए? वो बोलने और बताने को मैं उतना यकीन नहीं करता हूँ जितनी शिद्दत के साथ आज वहाँ व्यवस्था है। देखने पर जाकर आदमी जो सुकून महसूस करता है। दीवारें तो बहुत सी होती हैं, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, 2-2 मंजिल की दीवार है। सबसे बड़ा विहार तो तुलसीपुर का है, जो नगर स्तर का है। आज कहाँ से वो कहाँ चला गया है, पर केवल दीवार है, क्योंकि वहां तो लोग जाते नहीं है। जब तुम जाओगे नहीं तो बिहार का महत्व क्या है? आज जाके आप देखो, तुम्हारे मोतीपुर में जब से वर्षावास शुरू हुआ है, हर दिन 25-30 लोग वहां, महिलाएं बच्चे इकट्ठा होते हैं, पूजा वंदना करते हैं, और ये चेंज विशेष रूप से वहां आया हुआ है। अब कोई बोले या ना बोले, लोग अपने टाइम पर सुबह इकट्ठे हो जाते हैं, 1-2 घंटे का कार्यक्रम होता है, वंदना करते हैं, पूजा प्रसाद किए और अपने वापस हो जाते हैं। तो ये जो चेंज है, ऐसा चेंज हमको चाहिए। काफी जो बड़ी हर मोहल्ले में हो। काफी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमारा कोई विधायक, सांसद, पार्षद नहीं होता, तो तुम विधायक की बात कर। क्या कारण? वो कैसे धोखे से वो बन गया छोटे लाल रामटेके स्टेशन पारा में, उसके भी पीछे पड़ गए थे बटे कि उसको नहीं जीतने देना है। पर वो जैसा जैसा बोले उसने किया, और वो जीत गया। नहीं तो बीजेपी वाले तो उसके बहुत अगेंस्ट में थे। हमारे यार ये सब जो तुम लोगों ने अप्रत्याशित आक्रमण किया है ना क्या, और जो आने वाली पीढ़ी है उनको आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? क्या मार्गदर्शन? मेरे नजर में तो एक ही चीज है, जब तक हम अच्छे सच्चे पक्के बौद्ध बनेंगे नहीं, तो हमारा भविष्य उज्जवल है यह हम नहीं मान सकते।
पहले तो हमारे इसमें धार्मिक कट्टरता आनी चाहिए। आज महाराष्ट्र में देखो ना, सब बोलते हैं हम बौद्ध हैं, पर वो विठल 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 करते हुए सब जा रहे सब सारा भीड़ जो है इन्हीं लोगों का है। पांडुरंग जा रहे हैं। विठल विठल करते हुए, नाचते हुए, लोटपोट करते हुए, तो तुम क्या बात कर रहे हो? वहां पर इतना पढ़ा लिखा वर्ग है, संस्थागार बनाए हुए हैं, संस्थागार में तुम हर हफ्ते कार्यक्रम करते हो। इस धार्मिक चेंज के लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खाली हम इकट्ठे होते हैं, कुछ लोग खाए पिए, तुम अपने घर, मैं अपने घर, थोड़े से लोगों के बीच में आचार विचार का आदान प्रदान करते हैं, बस वो यहाँ भी हम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे कि एक राजनीतिक ताकत के रूप में किस पार्टी के साथ हमें चलना चाहिए? कांग्रेस के साथ, भाजपा के साथ, या कोई और आपकी नजर में है? वर्तमान में तो ऐसा हमारी जो वास्तविक पार्टी थी उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आज के वातावरण को देखते हुए कांग्रेस को ही लोगों को संबल देके उठाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो कांग्रेस हमारे संविधान की रक्षा के लिए कुछ तो सही और अच्छा दबाव बनाए रख सके। और नहीं तो अगर ऐसी उच्छृंखलता रही तो संविधान कब बदल दिया जाएगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। संविधान है तो मैं, आप और अन्य लोग इस देश में सब सुरक्षित हैं। संविधान नहीं रहेगा तो वो पुराने दुर्दिनों को देखने में कोई ज्यादा और वक्त होने वाला नहीं है। शुक्रिया दक्षिण कौशल से इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए।